गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा गुप्त काल में भूमि दान के अभिलेखीय प्रमाण के संबंध में कि गुप्त काल में भूमि दान की क्या क्या प्रक्रिया थी और किस तरह से वहाँ अभिलेखों में इसका वर्णन किया गया है। आज हम लोग देखते हैं गुप्तोत्तर काल में कला एवं स्थापत्य। गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्त काल के बाद का समय गुप्तोत्तर काल कहलाता है। और इस समय मतलब गुप्तोत्तर काल के बाद में यानी गुप्त काल के बाद में जो समय था उसमें कला और स्थापत्य की क्या स्थिति थी, इस संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कला एवं स्थापत्य की दृष्टि से गुप्तोत्तर काल यानी 600 से 1200 ईस्वी भी अद्वितीय था, क्योंकि गुप्त काल में भी कला एवं स्थापत्य के बहुत ज़्यादा तरक्की हुई थी, विकास हुआ था और उसके बाद में भी ये विकास जारी रहा और तरक्की जारी रही और ये अद्वितीय कहलाया। मतलब गुप्तोत्तर काल में भी कला एवं स्थापत्य की स्थिति बहुत अच्छी रही। गुप्तोत्तर कालीन कला एवं स्थापत्य को दो भागों में बांटा जाता है। यानी गुप्त काल के बाद के जो समय है 600 से 1200 ईस्वी, इसको दो भाग में बांटा गया। पहला आएगा 600 से 900 ईस्वी, जिसमें इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मामलपुर का रथ मंदिर और मूर्तियाँ, एलोरा के कैलाश मंदिर एवं एलिफेंटा के मंदिर का निर्माण हुआ था। ये सभी जो आते हैं ये गुप्तोत्तर कालीन के पहले भाग में आते हैं, जो 600 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच में बने हैं। ये सभी गुप्तोत्तर कालीन कला एवं स्थापत्य के परिचायक हैं, परिचय देते हैं कि ये गुप्त काल के बाद के जो समय था कला एवं स्थापत्य में किस तरह हम लोगों ने तरक्की की थी, उसका ये उदाहरण बनते हैं। दूसरा भाग आता है 900 ईस्वी से 1200 ईस्वी। इसमें खजुराहो, बुंदेलखंड, उड़ीसा, राजपूताना, चोल, पल्लव वंशों द्वारा निर्मित मंदिर आते हैं। शैली की दृष्टि से कला एवं स्थापत्य के तीन भाग होते हैं। मतलब दूसरा भाग आया था 900 से 1200, इसमें खजुराहो के मंदिर हैं बुंदेलखंड में जो स्थित है। उसके अलावा उड़ीसा, राजपूताना जो राजस्थान वगैरह का इलाका, राजपूताना उड़ीसा का इलाका, चोल, पल्लव वंशों द्वारा जो मंदिर निर्माण किए गए थे, ये सभी गुप्तोत्तर कालीन के दूसरे भाग में आते हैं, जो 900 से 1200 ईस्वी के अंतर्गत आते हैं। अब इन कला शैली को, चूँकि अब कला शैली गुप्तकालीन कला शैली अलग हो गई थी, अब गुप्तोत्तर कालीन कला शैली में भी बहुत तरीके से विकास हुआ, तो इन्हें तीन भागों में कला शैली के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है नागर शैली। नागर शैली उत्तरी भारत की कला को माना गया, जिसमें बंगाल, उड़ीसा, बुंदेलखंड, राजपूताना और गुजरात के मंदिर, ये सभी नागर शैली के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है वेसर शैली। ये दक्षिणापथ की शैली। दक्षिणापथ क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला जो पथ है, दक्षिणापथ यानी दक्षिण पथ, पथ मतलब रास्ता, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता है वो दक्षिणापथ कहलाता है। तो वो शैली जो थी वो वेसर शैली को दक्षिणापथ की शैली माना गया। और तीसरी आई द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली जो सुदूर दक्षिण की शैली मानी गई। जैसे कर्नाटक में द्रविड़ों का बोलबाला है, वहाँ पे द्रविड़ लोग हैं, तमिलनाडु में भी द्रविड़ लोग हैं। ये द्रविड़ एक प्रकार की एक जाति भी है, एक अनुसूचित जाति भी है, और जो उनकी कला शैली को द्रविड़ शैली कहा गया। तो ये सुदूर दक्षिण की शैली है। यानी पहला हो गया नागर शैली जो उत्तरी भारत की शैली कहलाई। दूसरा हो गया वेसर शैली जो दक्षिणापथ की शैली कहलाई, यानी उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले जो क्षेत्र पड़े उन क्षेत्रों की शैली कहलाई, जो रास्ते हुए उनकी शैली कहलाई। और तीसरा हुआ द्रविड़ शैली जो सुदूर दक्षिण की शैली थी। उत्तरी भारत की शैली में मंदिरों का गुंबदाकार आकार, उच्च शिखर, कलश, प्रदक्षिणा मार्ग एवं सभा मंडपों का प्रमुख स्थान था। उत्तर भारत की जो शैली रही नागर शैली, उसमें गुंबदकार आकार मंदिर का रहा, उच्च शिखर रहे, कलश रहा, प्रदक्षिणा मार्ग रहा यानी घूमने के लिए मार्ग, और सभा मंडप का प्रमुख स्थान रहा। दक्षिण भारत की शैली में मंदिरों को पिरामिड के आकार का, जो आज भी दक्षिण भारत की शैली आप देख लीजिए, मंदिर का जो आकार आपको मिलेगा पूरी तरह पिरामिड की शैली में मिलेगा। चपटे गुंबद चपटे दिखेंगे। अनेक स्तंभों वाले सभागृह,
संपूर्ण मंदिर को अनेक मूर्तियों से अलंकृत करना, विशाल प्रवेश द्वार यानी गोपुरम आदि, ये सभी जो है दक्षिण भारत की शैली में आते हैं। इसका एक उदाहरण जमशेदपुर में आपको दो उदाहरण मिलेंगे। एक पूर्ण दक्षिण शैली में बनी हुई है आप टेलको में स्थित भुवनेश्वरी मंदिर, वो पूर्णतः दक्षिण भारत की शैली कला एवं स्थापत्य की शैली का एक उदाहरण आपको मिल जाएगा। दूसरा बिष्टुपुर स्थित में अयप्पा मंदिर है जो धर्मशास्त्रा मंदिर के नाम से जानता है। ये दोनों जो है ये दक्षिण भारत की शैली के परिचायक है। आप इन मंदिर की स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि ये दोनों दक्षिण भारत की शैली से निर्माण हुए हैं। इस काल में बने किलों में चित्तौड़, मांडू, ग्वालियर एवं राजप्रसादों में जयपुर, ग्वालियर के राजमहल आदि तथा मंदिर प्रमुख है। मतलब इस काल में जो बने हैं किलों में चित्तौड़गढ़ का किला, मांडू का किला, ग्वालियर का किला, राजप्रासादों में जयपुर, ग्वालियर के राजमहल तथा मंदिर प्रमुख है। ये सब उस समय गुप्तोत्तरकालीन कला एवं स्थापत्य के बारे में अपना परिचय देते हैं। ये खुद ये जो भवन है, किले हैं, ये सब उस समय की कला एवं स्थापत्य के बारे में बताते हैं कि हाँ उस समय कला की स्थापत्य की स्थिति क्या रही है। इस काल में मूर्ति कला में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई। मूर्तियों में तांत्रिक विचारधारा का प्रभाव देखा गया, यानी उस समय तांत्रिक विचारधारा का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा मूर्तियों में देखा गया है। इसी कारण मूर्तियों स्त्री पुरुषों की नग्न एवं कामचेष्टा में लिप्त मूर्तियों का निर्माण हुआ। खजुराहों की मूर्तियां ऐसे ही मूर्तियां थी। कामचेष्टा में और नग्न मूर्तियां स्त्री पुरुषों की, ये सभी मूर्तियों को तांत्रिक विधि में इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो इस तरह की मूर्तियों का भी निर्माण बहुत ही अधिक मात्रा में हुआ। और इसका उदाहरण आपको खजुराहों के जो मंदिर हैं, खजुराहों की जो मूर्तियाँ हैं, उसमें ये सभी इस तरह की मूर्तियां आपको दिखाई देंगी। इसके बाद चित्रकला में अजंता, बाघ एवं सित्तनवासल आदि गुफाओं के कुछ चित्र जो है वो गुप्तोत्तरकालीन माने जाते हैं, जिसमें जो अजंता के गुफा चित्र हैं, बाघ के गुफा चित्र हैं या सित्तनवासल आदि के जो गुफा चित्र हैं, वे सभी गुप्तोत्तरकालीन गुफा चित्र में माने जाते हैं। ये चित्रकला के बारे में बताते हैं कि उस समय की चित्रकला, गुप्तोत्तरकालीन की चित्रकला कितनी उन्नत रही है। इस काल में राजस्थानी, कश्मीरी एवं कांगड़ा चित्र शैलियों का भी आविर्भाव हुआ। यानी इसी काल में, गुप्तोत्तर काल में ही राजस्थानी चित्रकला शैली, कश्मीरी चित्रकला शैली एवं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की चित्रकला शैली का विकास हुआ। अगर इस तरह हम लोग देखें तो गुप्त काल में जो चित्रकला, स्थापत्य कला का जो विकास हुआ, वो विकास गुप्तोत्तर काल में भी 600 से 1200 ईस्वी तक जारी रहा। और नई नई शैलियाँ भी आई, जैसे उस समय गांधार शैली, मथुरा शैली, ये सभी शैलियाँ थी जो गुप्तकालीन के समय आई। अब उसके बाद में अब नई शैलियाँ आई जिसमें नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली, ये सभी शैलियाँ गुप्तोत्तर कालीन में आई। सिर्फ शैलियाँ बदली, लेकिन जो कला एवं स्थापत्य का जो विकास था वो निरंतर जारी रहा, जो 1200 ईस्वी तक लगातार जारी रहा। और कई नए चित्रकला की भी कई नए शैलियाँ विकसित हुई, जिसमें राजस्थानी, कश्मीरी और कांगड़ा कला शैली का भी विकास हुआ। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि गुप्त काल में और गुप्तोत्तर काल में दोनों में ही कला एवं शैली का, कला एवं स्थापत्य का अत्यधिक विकास हुआ, जो आने वाले समय में हमारे पहचान बना, कला एवं स्थापत्य के रूप में हमारा पहचान बना। तो आज आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।